अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इन सब के आंसर जो हैं उनका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आपको जो है वो ड्यूरिंग वीडियो कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जो है वो अपनी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारा पहला सवाल है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव अ रीजन ऑफ योर सिलेक्शन। तो कह रहा है कि आपने एक ऐसी मोशन की एग्जाम्पल देनी है जो वाइब्रेटरी तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। तो देखें स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि जब भी आप कोई बॉल जो है वो किसी सरफेस के ऊपर ड्रॉप करते हैं, वर्टिकली ड्रॉप करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब उसे वर्टिकली ड्रॉप करते हैं और इसका कोलिजन इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब ये है कि जितनी हाइट पे वो जहाँ से आपने ड्रॉप की है उसी हाइट पे वापस आ जाती है। तो ये जो हमारे पास बॉल है ये इस पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट तो कर रही है, इस मेन पॉइंट के अबाउट, लेकिन इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। वजह क्या है कि सिंपल हार्मोनिक के लिए जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ बढ़नी और कम होनी चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, कि जैसे जैसे उसका मीन से डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स बढ़नी चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि थ्रू आउट द जर्नी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसके बराबर है, बॉडी के वेट के बराबर है, एम जी के बराबर है। और एम जी पता है आपको क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन प्लेस ऑफ अ बॉडी। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं एक दफा। तो कह रहे हैं व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एलिवेशन ऑन अ परफेक्टली इलास्टिक सरफेस देन द मोशन इज वाइब्रेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। वजह क्या है जी, बिकॉज द रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर ई एस इज इक्वल टू एम जी विच इज द कॉन्स्टेंट। द essential condition for simple harmonic motion is restoring force should be directly proportional to minus x, which is not satisfied in this case. क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा, एट एक्सट्रीम पोजिशन वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाउ कैन यू थ्योरेटिकली एक्सप्लेन इट। कह रहा है कि एक्सट्रीम के ऊपर वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू मैक्स होती है, तो इसको आप थ्योरेटिकली किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। देखें, एक बात तो सिंपल है कि जब बॉडी एक्सट्रीम के ऊपर पहुंचेगी तो वो एक लम्हे के लिए स्टॉप करेगी, रुकेगी। तो जब बॉडी स्टॉप कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन जब बॉडी रुक रही होती है तो एक्सट्रीम के ऊपर उस केस में वेलोसिटी में चेंज जो है वो मैक्स आ रहा होता है। इसलिए जो है वेलोसिटी में चेंज को हम क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन का। दैट्स वाई जो है एक्सट्रीम के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। और यही इसका आंसर है कि एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज जीरो एज बॉडी स्टॉप्स देयर फॉर अ मोमेंट, कि एक्सट्रीम के ऊपर वेलोसिटी जीरो होगी। वजह क्या है कि बॉडी एक लम्हे के लिए स्टॉप कर रही है, बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। वजह बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ये बात जो है थोड़ी बहुत बच्चों को जरा कंफ्यूजिंग लगती है कि चेंज किस तरह मैक्स आ रहा है। तो इसके लिए जो है ना हमारे पास कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, उनके थ्रू जरा हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ देखें जी, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन जो वेलोसिटी का फार्मूला है ना, वो जनरल फार्मूला ये है, मतलब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसके लिए वेलोसिटी का फार्मूला आप ये लिख सकते हैं। इसकी जो डेरिवेशन है ना वो आपकी कोर्स से बाहर है। ये जो कोर्स है फर्स्ट ईयर का उसमें इसने प्रूव किया हुआ है, बुक के अंदर जो है ना वहाँ पे ये है। तो अभी के लिए जस्ट आप इस इक्वेशन को याद कर ले ताकि इस आपका जो आंसर है जरा सॉलिड बन जाए। तो वेलोसिटी किसके बराबर है, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स नॉट क्या है जी, एम्पलीट्यूड, मैक्स डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, मीन से एक्सट्रीम का फासला। और एक्स क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, की बॉडी इस टाइम यानी जिस पॉइंट पे आप इंटरेस्ट हैं उस पॉइंट पे बॉडी कितने फासले पे है। सो यहाँ पे जो है जब हम एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक्सट्रीम के ऊपर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स नॉट के। तो अब आप इस इक्वेशन में एक्स का क्या पुट कर देंगे, एक्स नॉट। जब आप यहाँ पे एक्स नॉट पुट करेंगे, एक्स नॉट का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे जीरो बच गया, जीरो इंटू समथिंग करेंगे तो वेलोसिटी जीरो आ जाएगी। तो यूँ आपने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है ना वेलोसिटी क्या होती है, ग्रेट जीरो होती है। और ये अपने याद रखना है कि एक्सट्रीम हमारे पास कंडीशन, इसको मैथमेटिकली हम किस तरह लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब चलते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। ये जो फार्मूला है ये भी आपकी बुक में प्रूव नहीं किया हुआ, ये भी आगे जो कोर्स आएगा फर्स्ट ईयर का उसमें ही होगा।
लेकिन जो है ना इसको आपके बुक ने जो फार्मूलाज ड्राइव किए हैं टाइम पीरियड के और ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम या पेंडुलम, उसमें से ज़रूर यूज़ किया, तो उससे ज़रा फेमिलियर होंगे। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, एक्सट्रीम के ऊपर x किसके बराबर हो गया, x नॉट के। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सट्रीम के ऊपर एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, लेकिन जो हमारे पास वेलोसिटी है डेट इज़ 0, और ये एक्सेलरेशन की हमारे पास मैक्स वैल्यू है। यहाँ पे एक और बात है, जो ओमेगा है ना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उस सिस्टम की, और ओमेगा हमारे पास 2πf के बराबर होता है। 2π इंटू जो फ्रीक्वेंसी उससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये भी हमारे कोर्स में इतना खास यूज़ नहीं होगी। जस्ट हम इस ये जो क्वेश्चन है मैंने उसके आंसर के लिए इक्वेशंस लिख दी हैं। जब आप ये क्वेश्चंस लिख देंगे तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी सॉलिड हो जाएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल हैपन टू द एक्सेलरेशन ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम इफ इट्स मास इज डबल। यहाँ पे जो है वो इफ आना था, इसे मैं ठीक कर देता हूँ। देखें जी, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। आपको पता है कि अगर आप मास को बढ़ाते हैं तो सेम फोर्स के लिए सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ये हमने पढ़ा सेकंड लॉ के अंदर कि मास और एक्सेलरेशन क्या है, इनवर्सली रिलेटेड, कि अगर आप एक चीज़ को डबल करेंगे दूसरी हाफ हो जाएगी। तो द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम विल बी रिड्यूस टू हाफ, ए हाफ हो जाएगा। वजह क्या है जी, कि हमारे पास मास और एक्सेलरेशन जो है उनमें रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। खैर ये बात तो यहाँ पे अभी हमने इसको बताया थ्योरेटिकली, इसको जरा मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। देखें, मास स्प्रिंग का जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, डेट इज दिस, ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। जो मास स्प्रिंग का आर्टिकल है उसके अंदर एक फार्मूला जो है ए का प्रूव किया गया है। ठीक है, अब कंडीशन क्या दी गई है कि मास डबल करते, तो हम लिखते हैं जी इफ मास इज डबल देन एम प्राइम इक्वल्स टू 2m। हमें कंडीशन दी गई है कि मास डबल कर दें, तो हमने उसे मैथमेटिकली किस तरह लिखा कि जो एम प्राइम न्यू मास है वो ओरिजिनल मास का डबल है, 2 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप जब मास चेंज किए तो सारी बात है ए भी चेंज हो जाएगा, तो हम ए प्राइम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए प्राइम किसके बराबर होगा, माइनस के बाई एम प्राइम एक्स। और एम प्राइम जो है उसकी जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, 2m, जो कि हमें कंडीशन दी गई है। 2 को आप साइड पे निकाल लें। ठीक है जी, माइनस कर सब कुछ अंदर रखें। ये हमने जो है ये सारा फार्मूला है ये हमने बना लिया है ओरिजिनल ए का। तो ए प्राइम किसके बराबर आ गया, 1/2a या a/2। तो इसका मतलब क्या है, जो न्यू एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जो ओरिजिनल था, जो पहले था उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। चलें जी 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड t है। व्हाट विल हैपन टू इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स थ्रेड लेंथ इज शॉर्टन टू हाफ। कि अगर उसकी लेंथ को हाफ कर देंगे तो जनाब क्या टाइम पीरियड फिर भी वो रहेगा, इसमें कोई चेंज आएगा। तो इसके जरा देखते हैं। देखें, जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो क्या होता है, 2π√L/g। इसके ऊपर मैं अभी आता हूँ कि हमारे पास ये आंसर कैसे है, इसको जरा हम प्रूव करते हैं। यहाँ देखें, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूव भी किया होगा ये कैसे आता है। अब कंडीशन क्या दी गई है कि थ्रेड लेंथ इज शॉर्टन टू हाफ, कि जो धागा है उसकी लंबाई हमने हाफ कर दी है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास लेंथ है वो अब L/2 हो गई। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि अगर लेंथ को आपने रिड्यूस कर दिया हाफ पे तो L प्राइम, यहाँ पे जो है वो मुझे L प्राइम लिखना चाहिए था, तो L प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, L/2 के। मैं यहाँ पे L प्राइम भी लिख देता हूँ। अब लेकिन आपने जस्ट सिंपल याद रखना, अगर हमने लेंथ को रिप्लेस कर दिया है L/2 से तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे T प्राइम लिखेंगे। ठीक है जी, तो T प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, 2π√L/2g। L को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, L/2 से। अब देखें ये जो 1/2 है जो कि स्क्वायर रूट में है, इसे बाहर निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा, 1/√2। और जो बाकी फार्मूला है वो किसका बन गया है, ओरिजिनल टाइम पीरियड का। तो T प्राइम किसके बराबर आ गया, T प्राइम इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ T। यानी कि थ्रेड लेंथ को हाफ करने से जो टाइम पीरियड है वो 1/√2 ऑफ T हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि अगर टाइम पीरियड पहले जो है, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि वो 4 सेकंड था, तो थ्रेड लेंथ हाफ करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, अब वो हो जाएगा 4/√2, जितना भी आंसर आता है। आई थिंक 2.3 कितना आएगा, तो वो आपका जो है वो न्यू टाइम पीरियड होगा। ये बात समझ आ गई है। सेम इस तरह के सवाल हो सकता है कि फेडरल बोर्ड वाला जो है वो थ्रेड लेंथ हाफ ना कहे, वो आपसे कहे कि थ्रेड लेंथ डबल कर दी। तो अब हम उस केस में क्या करेंगे, L प्राइम इज इक्वल टू 2L कर लेंगे ना, तो फिर हम लेंथ को 2L से रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली आपने चीज़ समझनी है, क्रैम नहीं करनी कि हमने बस ये याद कर लिया, ऐसा नहीं करना।
आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना है कि भाई ये आया कैसे है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकंड, विल इट्स टाइम पीरियड रिमेन सेम और चेंज इफ इट्स स्टील बॉब इज रिप्लेस्ड बाय वुड बॉब ऑफ सेम साइज। कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 4 सेकंड है। अब किया क्या है जी, जो उसका बॉब होती है, उसकी जो बॉल है, उसको स्टील का बॉब था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया वुड के बॉब से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अब ऑब्वियसली आपको पता है कि जो स्टील का बॉब है वो भारी होगा और वुड का बॉब जरा हल्का होगा, ठीक है जी। लकड़ी का जो बॉब है उसी साइज का जो है वो हल्का होगा। तो क्या अब आपने मैस कम कर दिया है तो टाइम पीरियड के ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो देखें जी, सिंपल आप आंसर देंगे मैथमेटिकली, चूंकि टाइम पीरियड के फार्मूले में, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा हूँ, टाइम पीरियड के फार्मूले में कहीं भी मैस का फैक्टर नहीं है, ठीक है जी। लेंथ का फैक्टर है और जी का फैक्टर है। इट्स मीन लेंथ चेंज होगी, जी चेंज होगा, तो फिर पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज होगा। तो मैस के ऊपर तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि स्टील बॉब का, चाहे वो पेंडुलम हो या वुड बॉब का हो, दोनों का टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल पूरा करने का टाइम, वो दोनों का सेम होगा, ठीक है जी। बट ये आपने जनरल याद नहीं रखना कि जनाब जो कोई भी हमारे पास जो है वो सिस्टम हो SHM का, तो उसका जो टाइम पीरियड है मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास जैसे मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, उसके फार्मूले में क्या आता है? 2π√m/k, तो उसमें मैथ्स आ रहा है, तो उसमें फर्क पड़ेगा मैथ्स से, ठीक है। तो इसलिए जो है जस्ट पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड है वो मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स ऑफ द बॉब है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि कह रहा है कि सेम मैसेज आर अटैच टू डिफरेंट स्प्रिंग, वन इज वाइब्रेटिंग फास्टर, वाई? कह रहा है मैस सेम है, दो अलग जो स्प्रिंग है उनके साथ हमने अटैच किया हुआ है ना वो मैस। तो क्वेश्चन वो ये करना चाह रहा है कि एक वाइब्रेट स्लो कर रहा है, एक फास्ट कर रहा है, उसकी वजह क्या है? तो देखें, जब स्प्रिंग डिफरेंट है इसका मतलब क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, यानी कि एक स्प्रिंग टाइट होगा, एक लूज होगा निस्बतन। तो इसका आंसर क्या है जी कि जो मैस वाइब्रेट कर रहा है ना तेजी से, तो जनाब इसका मतलब है कि वो हायर कांस्टेंट वाला जो है उसके साथ हमने अटैच किया हुआ है। कैसे? जरा इसको हम समझते हैं फार्मूला से। यहाँ देखें, जो मैस स्प्रिंग का फार्मूला है टाइम पीरियड का, वो क्या है? 2π√m/k। अब ये क्लियरली बता रहा है कि टाइम पीरियड और के में क्या है? इनवर्स रिलेशन, यानी कि जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, के की वैल्यू ज्यादा होगी, उसका मतलब क्या हुआ कि उस स्प्रिंग का टाइम पीरियड कम होगा, क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो अब सिंस स्प्रिंग्स आर डिफरेंट, अब स्प्रिंग डिफरेंट है ये तो हमें पता है, सो देयर स्प्रिंग कांस्टेंट्स के विल आल्सो बी डिफरेंट, तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। हायर के विल हैव लोअर वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, जिसका के ज्यादा उसका टाइम पीरियड टी कम होगा। और जो लोअर टाइम पीरियड, अब ऑब्वियसली बात है यहाँ जरा आपने सोचे कि जब टाइम पीरियड कम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि उसका साइकिल कंप्लीट होने का टाइम कम है। तो जो मैस कम टाइम में साइकिल कंप्लीट कर रहा है इसका मतलब क्या है? वो मैस क्या है? तेज है, कि वो कम टाइम ले रहा है। तो लोअर टाइम पीरियड का मतलब ही क्या है कि मैस अपना साइकिल जो है वो फास्टली कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ज्यादा होगा वो वाइब्रेट क्या कर रहा होगा? फास्टर कर रहा होगा, तेजी से कर रहा होगा जी। तो हमारा अगला सवाल है, अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी इन मरी, इन कराची इट हैज डिफरेंट टाइम पीरियड, व्हाट वुड यू डू टू मेक इट्स टाइम पीरियड सेम एज इट वाज इन मरी? देखिए ये बात जरा समझने वाली है। वो कह रहा है कि एक पेंडुलम है, उसका मरी में टाइम पीरियड टी है, कराची में डिफरेंट है। पहले जरा ये समझें कराची में डिफरेंट क्यों है। देखें इसको जरा आपको थोड़ा बहुत टेक्निकली समझना पड़ेगा। यहाँ देखें, जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसका रिलेशन क्या है? 2π√L/g। अब आपको पता है कि कराची और मरी की जो जी की वैल्यू है सेम नहीं है, क्योंकि जो हम हाइट पे जाते हैं जो जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू वो कम हो जाती है। इट्स मीन कराची में सी लेवल पे जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, वो बल्कि 9.8 एग्जैक्टली उसके बराबर होगी। लेकिन मरी के पहाड़ों पे जो जी की वैल्यू है वो निस्बतन थोड़ी कम होगी, मतलब पॉइंट्स में फ़र्क आएगा, बाहर आएगा ज़रूर। तो जो जी की वैल्यू है ना वो मरी हिल्स पे कम है, कराची के सी लेवल पे क्या है? ज़्यादा है। तो जब कराची में आप जाएंगे उसी पेंडुलम को लेके, तो उस कराची में जी की वैल्यू क्या हो गई? ज़्यादा। तो जब जी की वैल्यू बढ़ेगी तो उससे टी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि टी और जी में क्या है? इनवर्स रिलेशन, जी बढ़ाएंगे टी कम हो जाएगा। इट्स मीन अगर पेंडुलम की लेंथ वही है, धागे की लंबाई वही है, तो जो टाइम पीरियड है वो मरी वाले का जो है वो ज़्यादा होगा, कराची वाले का कम होगा। अब सवाल क्या है कि आपने दोनों का टाइम पीरियड बराबर करना है,
तो इसकी एक ही सूरत नज़र आती है कि आप जो है ना कराची वाले के लेंथ को बढ़ा दें, फिर ही ये काम हो सकता है, क्योंकि जो कराची का जी है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। तो अगर मुझे टाइम पीरियड भी बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लेंथ का फैक्टर है कराची वाले पेंडुलम के लिए उसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलें जी। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 8 है कि व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स इन अ रिपल टैंक इफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज डिक्रीज, व्हाट विल हैपन टू द वेव स्पीड। देखिए हमारे पास जो है ना उसने सिंपल सा सवाल दिया है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर ऐसे मोटर समझ लें कि अगर आप मोटर का जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो टाइम पीरियड को जो है ना वो अगर आपने कम किया है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको पता है ना एफ इज इक्वल टू 1/t, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर आप टी को कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो एफ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ लग गई होगी आपको। लेकिन इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ना, यानी कि इसको बी पार्ट कह लें, व्हाट विल हैपन टू द वेव स्पीड, वेव स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इसमें कुछ टीचर्स भी मिस्टेक कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जो वाटर वेव्स की स्पीड है ना हमारे पास, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजह क्या है, देखिए आपके जहन में रिलेशन आ रहा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला, वो गलत है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप जो है ना फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वेवलेंथ भी कम हो जाएगी ना सेम वेलोसिटी के लिए। तो एक्चुअली में जो वेव स्पीड है ना वो हमारे पास एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, और वो मतलब वाटर वेव्स की बात कर रहा हूँ। वाटर वेव्स के केस में वो डिपेंड करती है हमारे पास वाटर की डेप्थ के ऊपर कि पानी की गहराई कितनी है। सिमिलरली जो साउंड वेव्स हैं उनकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर, किससे पास कर रही है। तो उसका ताल्लुक ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी क्या है वेव्स की या टाइम पीरियड के, ऐसे रिलेशन नहीं है। तो जो स्पीड है वो सेम रहेगी। ठीक है जी, जब आप मतलब कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो जो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट है एफ लैम्डा का वो कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, वाई डू वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री ऑफ शैलो वाटर एंड डीप वाटर इन द रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो वाटर वेव्स हैं वो हमारे पास रिफ्रैक्ट क्यों करती हैं। देखें जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है, वो देखें रिफ्रैक्शन होता क्या है कि वेव्स आ रही हैं और वो उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो एक्चुअली में डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि डीप वाटर में जहाँ पानी गहरा है वहाँ स्पीड कुछ और होगी वाटर वेव्स की ना, और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, कुछ और होगी। तो जब वाटर वेव्स आ रही हैं उनकी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है डीप वाटर में, शैलो वाटर में कम होगी। तो इस स्पीड के डिफरेंस की वजह से जो है ना उनकी डायरेक्शन तब्दील हो जाती है। तो इसलिए वाटर वेव्स क्या कर जाएंगे, उनकी जो सिमत है वो तब्दील हो जाएगी। इसको समझने के लिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ फौजी मार्च करते हुए आ रहे हैं, अगर अगले फौजी स्लो हो जाएंगे तो क्या उनके लिए ये डायरेक्शन बरकरार रखना पॉसिबल है, ऑब्वियस बात है पॉसिबल नहीं है, वो मतलब इस पाथ से बेंड कर जाएंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, अंडर व्हाट कंडीशंस आर द वेव्स डायफ्रैक्टेड मोस्ट, कि किस कंडीशन में वेव्स जो है उनकी डायफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी। आपको पता है डायफ्रैक्शन क्या होता है, इन स्लिट्स के यानी कि इन स्पेसिंग के किनारों से वेव्स का मुड़ना। अब देखिए जितनी स्पेसिंग हम कम करते जा रहे हैं उतनी वेव्स की बेंडिंग क्या हो रही है, डायफ्रैक्शन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप गैप को जो है ना वो कम कर देंगे, स्मॉलर कर देंगे, तो डायफ्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। और हाईएस्ट डायफ्रैक्शन कब होती है, जब हमारे पास ये गैप इनकी वेवलेंथ से भी कम हो जाएगा, तो उस केस में डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी इवन मैक्सिमम या ज्यादा मोस्ट कह लें। तो ये हमारे पास जो है इस चैप्टर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन थे कॉन्सेप्चुअल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। तो इन्हें ज़रा अच्छे से तैयार कीजिएगा, और डाउनलोड करने के लिए आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका विजिट लिंक का कर सकते हैं। शुक्रिया।